हेलो शिनोबी, कैसे हो? आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। व्हाट इफ सास्के रिबॉर्न विद अ सिस्टम लाइक सोलो लेवलिंग। सोचो, इस सिस्टम के साथ सास्के की पूरी लाइफ बदल जाती। जहाँ पहले वो सिर्फ ट्रेनिंग करता था, अब हर फाइट उसे लेवल अप कराती। हर मिशन उसे और स्ट्रॉन्ग और डेंजरस बनाता। सिस्टम उसे क्वेस्ट्स देता, रिवॉर्ड्स देता और धीरे धीरे सास्के इतनी जल्दी ग्रो करता कि सब उससे पीछे छूट जाते। और हाँ, सिस्टम के साथ उसका स्वैग और दबदबा भी नेक्स्ट लेवल पर होता। लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी और पावर से खुद ही इम्प्रेस हो जाती। पर सास्के का एटीट्यूड वही, काल्म, कोल्ड और थोड़ा सैवेज। अब कहानी सिर्फ रिवेंज की नहीं, बल्कि एक ऐसे शिनोबी की है जो सिस्टम के साथ अनस्टॉपेबल बन चुका है। तो शुरू करते हैं। शिनोबी वर्ल्ड शांत था, लेकिन सास्के जानता था खतरा खत्म नहीं हुआ। ओत्सुत्सुकी ट्रेसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो एक अजीब डायमेंशन में पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एहसास हुआ वो ट्रैप में फंस चुका है। वहाँ कुछ था बहुत ज्यादा खतरनाक, एक ऐसी प्रेजेंस जिसके सामने उसका चक्र भी रिएक्ट कर गया। और उसके सामने खड़ा था एक हाई रैंक ओत्सुत्सुकी। सास्के समझ गया ये दुश्मन उसकी पहुँच से बाहर है। और उसी एहसास के साथ उसकी किस्मत तय हो गई। जब उसने फिर आंखें खोली, वो जमीन पर पड़ा था। सांसें टूट रही थीं, शरीर जवाब दे चुका था और वो हार चुका था। मैं फिर से उन्हें बचा नहीं पाया। नारुतो, साकुरा, शारदा, अगर एक और मौका मिलता तो मैं ये सब होने नहीं देता। उसकी आवाज रुक गई, उसकी सांस भी, सब खत्म। और फिर अंधेरे में एक आवाज गूंजी, टारगेट लॉक्ड, उचिहा सास्के, रिग्रेट लेवल मैक्सिमम, कंडीशन फुलफिल्ड, इनविंसिबल होकागे, सिस्टम एक्टिवेटिंग। सास्के की बंद चेतना में एक हल्की सी चिंगारी जली। डू यू विश टू रीस्टार्ट? इस बार कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तुम्हारी इच्छा मान ली गई है। बाइंडिंग सक्सेसफुल। सिस्टम बाइंड होने के बाद होस्ट जन्म से ही डबल टोमोए के साथ पैदा होगा। 5 साल की उम्र में 3 टोमोए, 10 साल में मांगेक्यो और 15 साल में इटर्नल मांगेक्यो। शुरुआत में उसे लगा ये बस उसकी मरती हुई चेतना का भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह माँ के गर्भ में है, उसे इस पर यकीन करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाता, अचानक उसके शरीर में कमजोरी छा गई और वह गहरी नींद में चला गया। 2.5 महीने बाद एक तेज नवजात के रोने की आवाज के साथ उसका जन्म हुआ। दाई ने बच्चे को उठाकर उत्साहित होकर कहा, क्लैन लीडर देखिए, लड़का है। फुगाकू उचिहा ने बच्चे को सावधानी से अपनी बाहों में लिया। देखो, ये लड़का है, इसका नाम सास्के रखते हैं। मिकोटो उचिहा के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन गोद में बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, इसका नाम सास्के ही होगा। उम्मीद है ये भी अपने बड़े भाई की तरह समझदार और शांत स्वभाव का होगा। फुगाकू ने स्नेह भरी नजर से बच्चे को देखा। तभी बच्चे ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन अगले ही पल फुगाकू का चेहरा वहीं जम गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा उस बच्चे की लाल आंखों में 2 काले टोमोए मौजूद थे। मिकोटो ने उनकी रिएक्शन देखी और हल्के से पूछा, क्या हुआ? फुगाकू की आवाज एक्साइटमेंट से भर गई। देखो, ये बच्चा जन्म से ही शारिंगन लेकर आया है और वो भी डबल टोमोए के साथ। ये सुनते ही मिकोटो की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये दुख के नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। तुरंत फैसला लिया गया, पूरे उचिहा क्लान में 3 दिन तक जश्न मनाया जाएगा, सिर्फ इस बच्चे के जन्म की खुशी में। कारण साफ था, उचिहा क्लान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई बच्चा जन्म से ही डबल टोमोए शारिंगन के साथ पैदा हुआ हो। इस बच्चे की पोटेंशियल यहाँ तक कि क्लान के पूर्वज मादारा उचिहा से भी ज्यादा मानी जा रही थी। और सबसे अहम बात, फुगाकू को इस बच्चे में पूरे क्लान के रिवाइवल की उम्मीद दिख रही थी। उसके शरीर में बहता हुआ उचिहा का खून और जन्म से ही शारिंगन, ये साफ संकेत था कि वह भविष्य का क्लैन लीडर बन सकता है। जब पूरा क्लैन जश्न मना रहा था, अंधेरे में एक आवाज गूंजी, जन्म से ही डबल टोमोए। अब मामला दिलचस्प होता जा रहा है। समय तेजी से बीतता गया। 2.5 महीने बाद यह बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वह अब रेंगना सीख चुका था और कुछ शब्द भी बोलने लगा था। पिता, माँ, भाई। इससे फुगाकू और मिकोटो दोनों बेहद खुश थे। लेकिन खतरा चुपचाप करीब आ रहा था, क्योंकि उचिहा क्लान मादारा उचिहा के वंशज थे। इसलिए सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू उन्हें कभी पसंद नहीं करते थे। और तीसरे होकागे हिरुजिन सरुतोबी के समय में क्लान को गांव के किनारे शिफ्ट कर दिया गया। उनकी ताकत कम कर दी गई और उन्हें सिर्फ कोनोहा पुलिस फोर्स तक सीमित कर दिया गया। फुगाकू उसी पुलिस फोर्स के प्रमुख थे। उसी समय कोनोहा की अंधेरी गलियों में अचानक स्पेस में हलचल हुई। एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी टाइगर मास्क पहने हुए धीरे धीरे बाहर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, आओ कुरामा। चांदनी के नीचे अचानक 9 टेल्स प्रकट हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ डिस्ट्रक्शन था। उसने अपनी पूंछ से आसपास की इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया और वो मास्केड आदमी चुपचाप गायब हो गया और दूर एक ऊंचाई से इस तबाही को देखने लगा। इधर कोनोहा पुलिस फोर्स में ड्यूटी कर रहे फुगाकू ने
अचानक जोरदार धमाका सुना। वह तुरंत बाहर निकले। गांव के बीचों बीच एक विशाल ऑरेंज फर वाला बीस्ट कुरामा तबाही मचा रहा था। नाइन टेल्स रिलीज हो चुका है। फुगाकू के होठों पर हल्की मुस्कान आई। पता नहीं ये किसने किया है, लेकिन ये उचिहा क्लान के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब गांव में अराजकता फैलती है तभी असली ताकत सामने आती है। फुगाकू उचिहा ने तुरंत आदेश दिया, सभी गार्ड्स तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। जी क्लान लीडर, सबने एक साथ जवाब दिया। फुगाकू और बाकी उचिहा क्लान के सदस्य कुरामा की दिशा में बढ़ रहे थे। रास्ते में फुगाकू ने सबको सख्त आवाज में कहा, कोई भी कुरामा पर हमला नहीं करेगा। ऐसा करने से वो और ज्यादा भड़क जाएगा। तुम सब बस उन लोगों की रक्षा करो जो लड़ नहीं सकते। एक सदस्य हिचकिचाते हुए बोला। लेकिन क्लान लीडर फुगाकू ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। कोई लेकिन नहीं, ये ऑर्डर है। इसी बीच कुरामा ने अचानक अपना डायरेक्शन बदल लिया और सीधे उचिहा क्लान की दिशा में तबाही मचाते हुए बढ़ने लगा। घर के अंदर इटाची उचिहा ने दूर से धीरे धीरे करीब आते कुरामा को देखा। बिना समय गंवाए उसने छोटे सास्के को अपनी बाहों में उठाया और तुरंत घर से बाहर निकल गया। वह बाकी कोनोहा के आम लोगों के साथ शेल्टर की तरफ भागने लगा। भागते हुए उसने धीरे से कहा, सास्के डरना मत, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। उसी वक्त तीसरे होकागे हिरुजेन सरुतोबी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने एक हाथ जमीन पर पटका और तुरंत एनमा को समन किया। अगले ही पल एनमा एक विशाल लोहे के डंडे में बदल गया। हिरुजेन ने उस डंडे को थामते हुए कुरामा की तरफ इशारा किया, मदद करना पुराने दोस्त। अगले ही क्षण वह डंडा उनके हाथों में तेजी से लंबा होने लगा और सीधा जाकर कुरामा के सीने से टकराया। एक जोरदार धक्का लगा और कुरामा को सीधे कोनोहा के बाहर धकेल दिया गया। हिरुजेन ने जोर से आदेश दिया, आनबू जल्दी जाओ, चौथे होकागे और दांजो को बुलाओ। एक अनबू सदस्य ने जवाब दिया, तीसरे होकागे सामा, चौथे होकागे पहले ही बैटलफील्ड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन दांजो का पता नहीं है। ये सुनकर हिरुजेन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। दांजो हर बार संकट के समय गायब हो जाता है। उसी समय दूर से मिनाटो नामिकाजे प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत एक विशाल मेंढक को समन किया, जिसने सीधे कुरामा को नीचे दबा दिया। लेकिन सिर्फ समनिंग से जीतना नामुमकिन था। आखिरकार चौथे होकागे को एक आखिरी रास्ता चुनना पड़ा। उन्होंने रीपर डेथ सील का उपयोग करने का फैसला किया। हाथों से तेजी से सील्स बनाते हुए मिनाटो ने अपने और कुरामा की आधी आत्मा को शिनिगामी के भीतर सील कर दिया और अपनी आखिरी सांसों से पहले उन्होंने 8 ट्राइग्राम सील का इस्तेमाल करते हुए कुरामा के बाकी हिस्से को नवजात बच्चे नारुतो के शरीर में सील कर दिया। उसी पल कुरामा के विशाल पंजे ने दोनों मिनाटो और कुशिना के शरीर को भेद दिया। अपनी जिंदगी खत्म होती महसूस करते हुए दोनों की आंखों में आंसू थे और उनकी नजरें अपने नवजात बेटे पर टिकी थीं। मिनाटो ने कांपती आवाज में कहा, माफ करना नारुतो, तुम्हारे पिता गांव की रक्षा करते हुए मर रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी थी। उम्मीद है तुम बड़े होकर इस गांव की रक्षा करोगे। कुशिना की आंखों में अपने बच्चे के लिए दर्द साफ दिख रहा था। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का दुख था कि नारुतो अभी पैदा ही हुआ था और उसी पल अनाथ हो गया। उसी समय हिरुजेन वहाँ पहुँचे। अपनी आखिरी ताकत जुटाते हुए कुशिना बोली, तीसरे होकागे सामा, प्लीज नारुतो का ख्याल रखना। हिरुजेन ने दृढ़ता से जवाब दिया, चिंता मत करो, तुम दोनों ने गांव के लिए बलिदान दिया है। नारुतो एक होकागे का बेटा है, एक हीरो की संतान है। हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। बुद्धा यहाँ पे साफ झूठ बोल गया। तीसरे होकागे की बात सुनते ही मिनाटो और कुशिना की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। दूर खड़ा नकाबपोश आदमी ये सब देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कोई बात नहीं, अनंत सपनों की दुनिया में इन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। नाइन टेल्स सील हो चुका है और चौथे होकागे मिनाटो नामिकाजे शहीद हो गए हैं। उस समय अपने भाई इटाची की गोद में सास्के लेटा हुआ था और गांव के लोगों को देख रहा था। हैरानी की बात ये थी, गांव वाले होकागे की मौत पर शोक नहीं मना रहे थे। वे सिर्फ इस बात से खुश थे कि कुरामा अब सील हो चुका है। उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि होकागे कौन है, क्योंकि उनके नजर में होकागे का काम ही गांव की रक्षा करना था। लेकिन कुरामा अलग था। उसने सच में लोगों को मारा था, उनके घर तबाह कर दिए थे और जो नुकसान हुआ था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। इटाची का मन पूरी तरह शांत था, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने युद्ध देखा हो, मौत कोई अनोखी चीज नहीं होती। वह जानता था कि हर किसी को एक दिन मरना ही है। बस इतना फर्क होता है कि ये जल्दी होता है या देर से। फर्क सिर्फ मरने के तरीके का होता है और फर्क उस मौत की कीमत का होता है। इटाची के लिए मिनाटो की मौत ने गांव को बचा लिया था। उनकी मृत्यु सच में मायने रखती थी। उसमें एक उद्देश्य था, लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी। रीपर डेथ सील सिर्फ मिनाटो ही नहीं जानते थे, हिरुजेन भी उसे जानते थे। तो फिर तीसरे होकागे ने खुद को कुरामा के साथ सील करने का फैसला क्यों नहीं लिया? अगर सच में गांव के हित की बात होती तो एक बूढ़े होकागे की मौत एक युवा होकागे की मौत से कम नुकसानदायक होती। कुरामा की घटना
खत्म होने के बाद कोनोहा में एक मीटिंग बुलाई गई। सभा कक्ष में मंच पर दांजो खड़ा था। उसने नक्शे के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ तक नष्ट हो चुके कोनोहा पुलिस फोर्स की बात है, अब तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाओ। फुगाकू ने नक्शे के उस कोने को देखा और उनके अंदर का गुस्सा साफ झलकने लगा। वह खड़े होकर बोले, दांजो सामा, जो जगह आपने तय की है वो कोनोहा के मुख्य इलाके से बहुत दूर है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम समय पर रिएक्शन नहीं दे पाएंगे और काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। दांजो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अच्छा तो कल रात जब कुरामा ने हमला किया था तब तुम्हारी पुलिस फोर्स कहाँ थी? फुगाकू ने बिना झिझक जवाब दिया, कोनोहा पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी गांव के नागरिकों की रक्षा करना है, कुरामा से लड़ना नहीं। और कल रात आपकी रूट कहाँ थी दांजो सामा? इतना तनावपूर्ण हो गया। तभी हिरुजेन ने बीच में आकर बात संभाली, बस काफी है। कोनोहा पुलिस फोर्स का काम ज्यादातर बाहरी इलाकों में होता है, नई जगह भी उसी तरफ है, इसलिए उचिहा क्लान वहीं शिफ्ट हो जाएगा। ये सुनकर फुगाकू समझ गए कि अब कुछ भी कहना बेकार है। अगर कोई बड़ा संकट आया तो आनबू ही कार्रवाई करेंगे। पुलिस फोर्स को बस अपना काम करना होगा। तभी दांजो ने फिर कहा, और जब पुलिस फोर्स शिफ्ट होगी तो उचिहा क्लान के सभी सदस्य भी वहीं शिफ्ट होंगे। फुगाकू ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। उन्हें साफ समझ आ गया था, होकागे और दांजो दोनों मिलकर उचिहा क्लान की ताकत को धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। क्लान में वापस लौटने के बाद फुगाकू का चेहरा बेहद गंभीर था। रास्ते में उनकी मुलाकात शिसुई से हुई। उन्होंने कहा, शिसुई, क्लान के सभी वयस्क पुरुषों को इकट्ठा करो, मीटिंग होगी, और हाँ, इटाची को भी बुलाओ। जी क्लान लीडर। कुछ ही समय बाद उचिहा क्लान की मीटिंग शुरू हुई। फुगाकू ने नक्शा निकालकर एक कोने की तरफ इशारा किया, क्योंकि हमारी जमीन काफी ज्यादा नष्ट हो चुकी है, इसलिए गाँव के उच्च अधिकारी चाहते हैं कि हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं। ये सुनते ही पूरा क्लान भड़क उठा, क्या हमें इतनी सुनसान जगह भेजा जा रहा है? दूसरे होकागे के बाद से ही हमें गांव के किनारे धकेला गया और अब तो ये और भी ज्यादा है। ये तो हमें गांव से बाहर निकालने जैसा है। मैं इस फैसले को नहीं मानता। पहले से ही हमें नजरअंदाज किया जाता है और अब ये खुलकर भेदभाव हो रहा है। अगर उचिहा क्लान और सेनाजू क्लान ने मिलकर कोनोहा नहीं बनाया होता तो ये गांव होता ही नहीं। अब हमें ही शक की नजर से देखा जा रहा है। गांव में ये अफवाह भी फैल रही है कि कुरामा को हमने कंट्रोल किया था। हमें यहाँ भेजकर हमारे मूवमेंट को सीमित किया जा रहा है। क्या तीसरा होकागे हम पर शक कर रहा है? हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। क्लान के लगभग सभी सदस्य विरोध में थे। पहले से ही दबाव झेल रहा उचिहा क्लान अब पूरी तरह कोने में धकेला जा रहा था और ये बात वे सहन नहीं कर पा रहे थे। फुगाकू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है तुम सब सही कह रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हम अभी ताकत में कमजोर हैं, इसलिए हमें ये सब सहना पड़ रहा है। शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को मजबूत बनाएं। अगर हम धैर्य रखें तो एक दिन हमारे क्लान में फिर से ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जन्म लेगा जो हमारे पूर्वज मादारा उचिहा के बराबर होगा, और उस दिन उचिहा क्लान फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौटेगा। ये सुनकर क्लान के लोग कुछ हद तक शांत हुए। उन्हें लगा कि फुगाकू की बात में दम है, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, उन्हें आखिर कितने समय तक इंतजार करना पड़ेगा। उसी समय फुगाकू के दिमाग में उस छोटे बच्चे की छवि उभरी, सास्के। उन्होंने सबको देखते हुए कहा, चिंता मत करो, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम उचिहा क्लान इस तरह का अपमान भी यूं ही सहते नहीं रह सकते। मैं तीसरे होकागे से इस बारे में फिर बात करूंगा। समय तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। इटाची अब आनबू में शामिल हो चुका था, इसलिए वह बहुत कम घर आता था। कभी कभी जब लौटता तो सास्के के लिए कुछ अच्छा खाने को लाता और उसे कुछ चीजें सिखाता भी था। उधर सास्के छत पर लेटा हुआ था। उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसके मन का बोझ उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि वह जानता था उसकी जिंदगी का अगला बड़ा संकट उचिहा मैसेकर अब करीब आ रहा है। उसका अपना बड़ा भाई पूरे क्लैन को खत्म कर देगा। सिवाय उसके वह ऐसा होने नहीं देना चाहता था। आखिर उसे इस दुनिया में आए लगभग 5 साल हो चुके थे और अब उसका अपने माता पिता के साथ गहरा लगाव बन चुका था। जब एक बेहतर रास्ता मौजूद है तो पूरे उचिहा क्लैन को खत्म करने की जरूरत ही क्या है? उसने मन ही मन सोचा, भाई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। वह मन ही मन योजना बनाने लगा। कुछ ही दिनों में मेरा 5वां जन्मदिन है और उसी दिन मैं 3 टोमोए शारिंगन एक्टिवेट कर लूंगा। तब शायद क्लान के अंदर जो लोग अस्थिर हैं उन्हें भी काबू में रखा जा सकेगा। तभी नीचे से आवाज आई, सास्के नीचे आओ, मैं तुम्हें एक निंजुत्सु सिखाऊंगा। ये फुगाकू उचिहा थे। आ रहा हूँ। सास्के छत से कूदकर नीचे आया और फुगाकू के साथ झील के किनारे पहुंचा। फुगाकू ने कहा, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है और उसके बाद तुम निंजा अकादमी में दाखिला लोगे, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक जुत्सु सिखाऊंगा। ये हमारे उचिहा क्लैन का सिग्नेचर जुत्सु है, ग्रेट फायरबॉल जुत्सु। तुम्हारे भाई ने इसे सिर्फ 2 बार में सीख लिया था। अगले ही पल फुगाकू ने तेजी से हाथों के संकेत बनाए और एक विशाल आग का गोला उगल दिया। लेकिन सास्के की नजर में ये जुत्सु बेहद आसान लगा। उसने भी वही हैंड साइंस दोहराए और फू की आवाज के साथ उसने भी एक विशाल आग का गोला छोड़ दिया, बल्कि उसका फायरबॉल फुगाकू के फायरबॉल से भी बड़ा था। उसे साफ महसूस हुआ उसके शरीर के अंदर कोई रहस्यमयी एनर्जी सक्रिय हो गई है। ये शायद चक्र है। आखिर
उचिहा क्लान का सदस्य होने के नाते उसके शरीर में विशाल मात्रा में चक्र होना स्वाभाविक था। ये देखकर फुगाकू जोर से हंस पड़े। हा। उचिहा क्लान में एक साथ 3 ऑनर्ड वन बच्चे, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। उस रात अपने कमरे में लौटने के बाद सास्के ने महसूस किया कि उसके अंदर का चक्र बेकाबू हो रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका चक्र शांत होने लगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि हर सांस के साथ उसका चक्र थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तभी एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने चक्र ब्रीदिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब हर नियंत्रित सांस के साथ आपका चक्र बढ़ेगा। इसी दौरान इटाची एक मिशन पर था। वहाँ उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी मास्केड आदमी से हुई। उस आदमी ने उसके 2 साथियों को मार डाला, अपने साथियों की मौत और अपने पिता की उम्मीदें, क्लान का बड़ा सपना, ये सब मिलकर इटाची को अंदर से तोड़ रहे थे। खासकर वे 2 दोस्त जिनसे उसने अभी अभी रिश्ता बनाया था, उसकी आंखों के सामने मारे गए। लेकिन उसके पिता को उनकी मौत की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ इस बात की खुशी थी कि इटाची ने डबल टोमोए शारिंगन अनलॉक कर लिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने डबल टोमोए हासिल कर लिया था। लेकिन उसके दोस्तों की मौत के बाद भी उसके पिता की नजर सिर्फ उसकी आंखों पर थी। क्या यही निंजा है? क्या यही परिवार है? इन हालातों में इटाची पूरी तरह निराश हो गया। उसी क्षण उसकी आंखों में मौजूद 2 टोमोए घूमे और 3 टोमोए में बदल गए। उसने 3 टोमोए शारिंगन जगा लिया, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा इसकी कोई जरूरत नहीं है। घर लौटने के बाद इटाची ने सास्के की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराया। सास्के, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। सास्के ने शांत स्वर में पूछा, क्या आपके साथी मर गए? इटाची वहीं रुक गया। धीरे से बोला, उनकी मौत ने मुझे 3 टोमोए शारिंगन दिया, उनकी मौत बेकार नहीं गई। सास्के ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है, वे आपके दोस्त थे भाई। जब वे मरे होंगे तो उन्हें बहुत डर लगा होगा, बहुत दर्द हुआ होगा। ये सुनकर इटाची वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक सवाल हमेशा से था, आखिर मैं ताकत हासिल क्यों कर रहा हूँ? उसके पिता कहते थे, ये ताकत इसलिए चाहिए ताकि उचिहा क्लान फिर से गांव के सेंटर में आ सके और अपनी सत्ता वापस ले सके। शिसुई कहता था, ये ताकत गांव की शांति की रक्षा के लिए है। लेकिन इटाची खुद कभी नहीं समझ पाया वह ताकत आखिर किस लिए हासिल कर रहा है। हाँ, जब वे मरे होंगे तो जरूर डरे होंगे, जरूर बहुत दर्द में रहे होंगे। उनकी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई थी। उनके पास भी एक मौका था स्ट्रॉन्ग बनने का, लेकिन वे मर गए। अगर मैं ताकत हासिल कर रहा हूँ तो क्या मुझे उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? जो लोग मर चुके हैं वे वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी कदर करनी चाहिए। मुझे और ताकतवर बनना होगा, इतना ताकतवर कि उस मास्क्ड आदमी को हरा सकूं, ताकि मेरे किसी भी दोस्त को फिर कभी मरना न पड़े। मुझे इतना मजबूत बनना होगा कि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। ये सोचते ही इटाची के मन से जैसे सारा भ्रम हट गया। उसकी आंखों में फिर से स्पष्टता आ गई। वह सास्के की तरफ मुड़ा और बोला, चलो सास्के, मैं तुम्हें शिसुई के पास ले चलता हूँ। वो तुम्हें बॉडी फ्लिकर टेक्निक सिखाएगा। बॉडी फ्लिकर टेक्निक शिसुई की सबसे फेमस तकनीक थी। दूसरे और तीसरे महान निंजा युद्ध के दौरान कोनोहा में 3 ऐसे शिनोबी थे जिनसे दुश्मन गांव तक डरते थे। कोनोहा का व्हाइट फैंग सकुमो हाताके, बॉडी फ्लिकर के शिसुई उचिहा और येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे। इनमें से मिनाटो नामिकाजे कुरामा को सील करते हुए शहीद हो गए और एक हीरो बने। लेकिन सकुमो हाताके की मौत बहुत दुखद थी। वो गांव की आलोचना के बोझ तले टूट गए। उचिहा क्लान के ट्रेनिंग ग्राउंड में शिसुई काफी देर से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने इटाची को सास्के के साथ आते देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। काफी समय हो गया, सास्के तो काफी बड़ा हो गया है। इटाची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सास्के, शिसुई का टैलेंट मुझसे भी ज्यादा है। बॉडी फ्लिकर हमारे क्लान की एक खास तकनीक है जिसे मैं भी पूरी तरह नहीं सीख पाया हूँ, और शिसुई ने तो इस उम्र में ही मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट कर लिया है। शिसुई हंसते हुए बोला, हा 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 हा, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जो भी तकनीक इंसान को पल भर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाए उसे बॉडी फ्लिकर कहा जाता है। लेकिन हमारे उचिहा क्लान का बॉडी फ्लिकर अलग है। इसे कहते हैं बॉडी फ्लिकर शैडो क्लोन जुत्सु। ये बॉडी फ्लिकर और शैडो क्लोन जुत्सु का कॉम्बिनेशन है, एक स्पेस टाइम निंजुत्सु। इतना कहकर शिसुई ने तेजी से हैंड साइंस बनाए। उनकी आंखों में 3 टोमोए चमक उठे और अगले ही पल उसका 4-5 शैडो क्लोन उसके आसपास प्रकट हो गए। बॉडी फ्लिकर, शैडो क्लोन जुत्सु, इससे तुम कई क्लोन बनाकर एक साथ दुश्मन पर हमला कर सकते हो। और ये क्लोन काफी मजबूत होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। इसके अलावा तुम अपने असली शरीर और क्लोन के बीच तुरंत जगह बदल सकते हो। इतना कहकर उसका एक क्लोन 10 मीटर दूर भागा और अगले ही पल बाकी सभी क्लोन धुएं में बदलकर गायब हो गया और असली शिसुई 10 मीटर दूर प्रकट हो गया। यही है बॉडी फ्लिकर शैडो क्लोन जुत्सु। हालांकि क्लोन हमला कर सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत असली शरीर से कम होती है। तो सास्के समझ आया? फिर उसने इसे सिंपल करते हुए कहा, इसकी ट्रेनिंग बहुत आसान है, बस चलना। चलते चलते भी तुम इस जुत्सु को ट्रेन कर सकते हो। ये सुनकर सास्के के मन में आया, ये ट्रेनिंग सुनकर तो मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। उसने कुछ कदम चले और फिर वैसा ही करने लगा
जैसा उसने देखा था। तेजी से हैंड साइंस बनाए और तुरंत उसके पास एक शैडो क्लोन प्रकट हो गया। अगले ही पल उसने मन ही मन सोचा और तुरंत अपनी जगह उस क्लोन से बदल ली। लेकिन जैसे ही वह अपनी नई जगह पर पहुंचा, क्लोन टूट गया। ये देखकर शिसुई पूरी तरह हैरान रह गया। ओह तेरी, ये तो असली जीनियस है। मैंने ये जुत्सु सीखने में 1 हफ्ता लगाया था और सास्के ने इसे एक बार देखकर ही सीख लिया। बस क्लोन की मजबूती थोड़ी कम है, उसे थोड़ा और स्टेबलाइज करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। शिसुई ने सास्के को वापस घर भेज दिया और खुद फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ लौट आया। लेकिन इस बार दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले शिसुई ने बात शुरू की। 4 साल पहले क्लान लीडर ने दूसरे मादारा उचिहा को तैयार करने की योजना शुरू की थी। क्लान के लोग सास्के को अपने पुनर्जागरण की उम्मीद मानते हैं, लेकिन अब कुछ लोग इंतजार नहीं कर पा रहे। इटाची ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, गांव अब उचिहा क्लान के खिलाफ सतर्क हो चुका है। उसी समय उचिहा क्लान की मीटिंग में ऊपरी स्तर के लोग बेचैन हो चुके थे। क्लान लीडर, गांव में हर जगह ये अफवाह फैल रही है कि हम विद्रोह करने वाले हैं। मुझे तो लगता है चलो उनसे सीधा भिड़ जाते हैं। भीड़ के पीछे खड़े शिसुई और इटाची के चेहरों पर चिंता साफ थी। क्या सच में गांव और उचिहा क्लान के बीच का टकराव अब सुलझ नहीं सकता? तभी फुगाकू ने कहा, मैं तुम सबकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन अभी शांत रहो। मैं गांव के उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। उस रात कोनोहा के होकागे ऑफिस में गांव के 4 बड़े नेता इकट्ठा थे। हिरुजिन दांजो और होकागे के सलाहकार होमुरा और कोहारू। उसी समय एक आनबू सदस्य अंदर आया। कुछ देर तक वह चुप रहा। तभी हिरुजेन बोले, शिसुई, मास्क उतारो। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि शिसुई था। वह गांव और उचिहा क्लान दोनों के बीच एक ब्रिज था। वह हमेशा दोनों के बीच शांति बनाए रखना चाहता था। शिसुई ने सम्मान से कहा, तीसरे होकागे सामा, अभी उचिहा क्लान का विद्रोह करने का कोई इरादा नहीं है। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। दांजो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? तभी हिरुजेन ने बीच में टोकते हुए कहा, बस दांजो, मुझे शिसुई पर भरोसा है। फिर उन्होंने पूछा, अगर उचिहा क्लान सच में विद्रोह करता है तो उनके जीतने की कितनी संभावना है? शिसुई ने गंभीरता से जवाब दिया, बहुत कम, शायद 10% से भी कम। और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना कोटामात्सुकामी का इस्तेमाल करूंगा और क्लान लीडर को नियंत्रित करके इस विचार को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर दांजो के चेहरे पर एक अजीब सी रुचि उभर आई। तो तुम अपने ही क्लान पर जिंजुत्सु इस्तेमाल करोगे, बदनामी उठाकर? शिसुई ने बिना हिचकिचाहट कहा, हाँ, अगर इससे दोनों पक्षों में शांति बनी रहती है तो मैं ये बोझ उठाने को तैयार हूँ। शिसुई जानता था दांजो का असली इरादा क्या है। वह उचिहा क्लान को पूरी तरह खत्म करना चाहता था, लेकिन जब तक जरूरी ना हो दांजो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे गांव का संतुलन बिगड़ जाएगा। हिरुजेन ने सिर हिलाया, ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। इसके बाद शिसुई वहाँ से निकल गया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। कम से कम कुछ समय के लिए कोनोहा उचिहा क्लान पर हमला नहीं करेगा। अब बस उसे क्लान लीडर को समझाना था। और वैसे भी क्लान लीडर का ध्यान अभी अगली पीढ़ी को मजबूत बनाने पर ज्यादा था। इसका मतलब कम से कम 10 साल तक कोनोहा और उचिहा क्लान के बीच शांति बनी रह सकती थी। लेकिन जैसे ही शिसुई मीटिंग रूम से निकलकर जंगल के रास्ते जा रहा था, अचानक उसके पीछे कई कुनाई उसकी तरफ फेंकी गयी। शिसुई ने तुरंत बॉडी फ्लिकर टेक्निक का इस्तेमाल किया और बच गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उस पर हमला करने वाले रूट के सदस्य थे। वह उन्हें खींचकर जंगल के बाहर एक खुले मैदान में ले आया और तभी दांजो भी वहाँ आ गया। शिसुई ने गुस्से में पूछा, अभी अभी होकागे सामा ने मेरी योजना मान ली थी, तो आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? दांजो हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा कोटामात्सुकामी, अगर उसे सिर्फ विद्रोह रोकने में इस्तेमाल किया जाए तो ये उसकी असली क्षमता का अपमान होगा। और मैं तुम्हारे जैसे आदर्शवादी लोगों पर भरोसा नहीं करता। जब तक उचिहा क्लान मौजूद है, गांव का शक कभी खत्म नहीं होगा। भले ही तुम अभी सफल हो जाओ, लेकिन भविष्य में विद्रोह की गारंटी कौन देगा? समस्या का सबसे आसान हल है उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना। इतना कहकर दांजो धीरे धीरे शिसुई की तरफ बढ़ने लगा। और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम अपने कोटामात्सुकामी का इस्तेमाल मुझ पर करोगे या नहीं, इसलिए ये आंखें मुझे दे दो। अचानक उसने शिसुई की आंखों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शिसुई ने एक साधारण जेंजुत्सु से उसे रोक दिया। फिर उसने रूट के सदस्यों से कहा, ये बस एक बेसिक जेंजुत्सु है, वो थोड़ी देर में जाग जाएगा। मैं अभी भी तीसरे होकागे के आदेश का पालन करूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसी क्षण दांजो ने किसी गुप्त तकनीक से खुद को मुक्त कर लिया और अचानक वह फिर से प्रकट हुआ, जिससे शिसुई पूरी तरह चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दांजो ने उसकी दाईं आंख छीन ली। शिसुई ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था वह सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, बल्कि पूरे उचिहा क्लान का। अगर उसने दांजो पर हमला किया तो इसका मतलब होगा उचिहा क्लान ने कोनोहा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। मजबूर होकर शिसुई ने बॉडी फ्लिकर टेक्निक का इस्तेमाल किया और वहाँ से भाग निकला। भागते हुए उसकी नजर दांजो की आंखों पर पड़ी। वह शारिंगन थी, लेकिन उसका रंग फीका पड़ चुका था। उसी पल शिसुई समझ गया वह उचिहा क्लान की फॉरबिडन तकनीकों और चोरी की गई आंखों का इस्तेमाल कर रहा है। शिसुई घायल है, दूर नहीं जा पाएगा
उसका पीछा करो, दांजो ने आदेश दिया। जैसा उसने कहा था, करीब 2.5 मिनट बाद रूट के सदस्यों ने दूर भागते हुए शिसुई को देख लिया। हालांकि शिसुई बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसकी भी सीमाएं थी और अभी अभी हुए हमले ने उसे काफी कमजोर कर दिया था। अचानक दर्जनों कुनाई उसकी तरफ फेंकी गयी। शिसुई समझ गया वह अब भी मर नहीं सकता, उसे ये जानकारी पहुंचानी ही होगी। अगले ही पल उसकी बाईं आंख हरे चक्र से चमक उठी और एक विशाल हाफ सुसानो प्रकट हुआ। उसने सभी कुनाई को रोक लिया। फिर शिसुई ने दोबारा बॉडी फ्लिकर टेक्निक का इस्तेमाल किया और वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद दांजो वहाँ पहुँचा और गुस्से में चिल्लाया, अब तक पकड़ नहीं पाए, बेकार हो तुम सब। एक रूट सदस्य बोला, दांजो सामा। उसने अभी सुसानो का इस्तेमाल किया और फिर बॉडी फ्लिकर से भाग गया। सुसानो, ये सुनकर दांजो हल्का सा सोच में पड़ गया। एक आंख से भी सुसानो एक्टिवेट कर लिया। इंटरेस्टिंग है। उधर रात गहराती जा रही थी और शिसुई की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार वह गिर पड़ा, सीधे इटाची की बाहों में। शिसुई ने हैरानी से कहा, इटाची तुम यहाँ कैसे? इटाची ने शांत स्वर में कहा, मुझे लगा तुम्हें खतरा है, इसलिए देखने आ गया। ये चोटें क्या दांजो ने दी है? शिसुई ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने तीसरे होकागे को मना लिया था, लेकिन दांजो मुझ पर भरोसा नहीं करता। उसने मेरी एक आंख छीन ली और उचिहा होने की वजह से मैं उस पर हमला भी नहीं कर सकता। इटाची ने धीमे से कहा, मैं समझता हूँ, चलो पहले वापस चलते हैं। लेकिन शिसुई हल्का सा मुस्कुराए, इटाची अब मैं वापस नहीं जा सकता। दांजो मेरी बात पूरे गांव में फैला देगा। क्लान मुझ पर भरोसा नहीं करेगा और गांव भी नहीं। वह लड़खड़ाते हुए एक चट्टान के किनारे पहुँचे। गाँव का शक कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी दूसरी आँख तुम्हें सौंपता हूँ। इतना कहकर शिसुई ने अपनी बची हुई आँख निकालकर इटाची को दे दी। इटाची चुप रहा, बस उसे देखता रहा। शिसुई हल्का सा मुस्कुराए और अगले ही पल चट्टान से कूद गया। इटाची खड़ा रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी क्षण उसकी आंखों में 3 टोमोए घूमे और एक साथ मिलकर मांगेक्यो शारिंगन में बदल गए। उसी समय करीब 2 घंटे पहले सास्के का मन अचानक बेचैन हो उठा। वह तुरंत फुगाकू के पास गया और उन्हें अपने साथ दक्षिणी नदी के किनारे चलने के लिए कहा। सास्के, अच्छे बच्चे बनो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन सास्के ने उनका हाथ पकड़कर जिद की, प्लीज। आखिरकार दोनों नदी किनारे पहुँचे। ऊंची चट्टानें, नीचे बहती नदी और चारों तरफ बिखरे पत्थर। सास्के चट्टानों पर खड़ा गहरी सोच में डूबा था। भले ही मेरे पास सिस्टम है, लेकिन अभी मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि दांजो का सामना कर सकूं। इसलिए मुझे फुगाकू पर भरोसा करना होगा। ओरिजिनल कहानी के हिसाब से शिसुई ने तीसरे होकागे को मना लिया था, लेकिन दांजो नहीं माना और इसी वजह से शिसुई ने खुद को खत्म कर लिया। इतना टैलेंटेड शिनोबी ऐसे मर जाए, ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए आज हमें उसे बचाना होगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई बुरा होने वाला हो। आखिर उचिहा क्लान की इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। तभी सास्के चिल्लाया, पिताजी कोई नीचे गिर रहा है। फुगाकू ने पहले ध्यान नहीं दिया। मुझे क्या? ध्यान से देखिए, वो शिसुई भाई हैं। ये सुनते ही फुगाकू चौंक गए। उन्होंने ध्यान से देखा, क्या सच में शिसुई? उनकी आंखों में तुरंत 3 टोमोए उभरे और अगले ही पल वह मांगेक्यो शारिंगन में बदल गए। फिर वह बिना देर किए ऊंचाई से कूद पड़े। सास्के को ऐसा लगा जैसे समय धीमा पड़ गया हो। फुगाकू नीचे गिरते हुए शिसुई के पास पहुँचे और सही समय पर उसे पकड़ लिया। दोनों सुरक्षित जमीन पर उतर गए, लेकिन शिसुई की हालत बहुत खराब थी। वह बेहोशी की हालत में था और जब फुगाकू ने देखा तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक उठा, क्योंकि शिसुई की दोनों आंखें निकाल ली गई थीं। रास्ते में सास्के खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, पिताजी आपकी मांगेक्यो शारिंगन की क्षमता क्या है? फुगाकू ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये कोई खास राज नहीं है। मेरी मांगेक्यो की क्षमता का नाम है अमनो जोर्री। मेरी बाईं आंख की शक्ति है मेरे आसपास 3 मीटर के दायरे में समय की गति को 3 गुना तेज करना, और दाईं आंख की शक्ति है उसी दायरे में समय की गति को 3 गुना धीमा करना। इसीलिए अभी मैं इतनी धीमी गति से गिर रहा था। क्लान में वापस लौटने के बाद फुगाकू तुरंत डॉक्टर को लेकर आए ताकि शिसुई का इलाज हो सके। डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, उसे इस हालत में किसने पहुंचाया? फुगाकू का चेहरा सख्त हो गया। पता नहीं, लेकिन लगता है गांव के उच्च अधिकारी हैं। उधर इटाची का चेहरा बेहद खराब था। किसी ने पूछा, क्या हुआ? इटाची ने सिर उठाया और उसकी आंखों में मांगेक्यो शारिंगन साफ दिखाई दे रहा था। मांगेक्यो, तुमने इसे जगा लिया? इटाची ने ठंडे स्वर में कहा। शिसुई मर गया। क्या? ये खबर तेजी से पूरे उचिहा क्लान में फैल गई। कुछ ही देर में सभी एडल्ट सदस्य इटाची के आसपास इकट्ठा हो गए। बताओ शिसुई कैसे मरा? तुम वहाँ थे? फिर तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? कहीं तुमने ही तो उसे नहीं मारा? इटाची ने एक नजर सब पर डाली और तुरंत जेंजुत्सु का इस्तेमाल कर दिया। अगले ही पल वह वहाँ से गायब हो गया। अब उसे अपने ही क्लान के लोग भी अच्छे नहीं लग रहे थे। कुछ देर बाद फुगाकू वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा सभी लोग सुन्न खड़े हैं। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से जेंजुत्सु तोड़ा। फिर गुस्से में पूछा, किसने तुम सब पर जेंजुत्सु डाला? एक सदस्य बोला, अभी हम इटाची को डांट रहे थे और अचानक सब कुछ बदल गया। फिर वह गुस्से में बोला, क्लान लीडर, इटाची ने मांगेक्यो जगा लिया है और अब वह बड़ों की इज्जत भी नहीं करता। फुगाकू पहले हल्का मुस्कुराए, फिर उनके चेहरे पर ठंडापन आ गया। अपनी औकात समझो, वह अब मांगेक्यो शारिंगन जागृत कर चुका है। वह सदस्य तुरंत शांत हो गया। मुझसे गलती हो गई, मैं उसे अभी भी छोटा समझ रहा था, लेकिन वह तो सिर्फ 10 साल की उम्र में मांगेक्यो जगा चुका है। फुगाकू ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे इटाची के पास पहुँचे। इटाची अकेला
कबीला बैठा था, पूरी तरह टूट चुका। उसे महसूस हुआ कि फुगाकू आ गए हैं। नहीं बताया कि उसने मांगे क्यों जगा लिया है। पिताजी, शिसुई मर गया, फुगाकू ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मैंने उसे बचा लिया है। इटाची ने तुरंत सिर घुमाया। क्या? आज शाम सास्के जिद कर रहा था कि नदी किनारे चलें। मैं उसके साथ गया और वहीं शिसुई को कूदते देखा। तो बताओ ये सब हुआ कैसे? इटाची के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। ये दांजो ने किया है। उसने सारी बात बता दी। फुगाकू ने गहरी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम और शिसुई दोनों सिर्फ क्लैन के लिए नहीं, गांव के लिए भी सोचते थे। लेकिन गांव के लिए सोचने वाले शिसुई का क्या हाल हुआ? उसकी आंख छीन ली गई और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। इटाची, आज मेरे साथ चलो, हम रूट के हेडक्वार्टर्स जाएंगे और शिसुई के लिए न्याय मांगेंगे। इटाची ने सिर हिलाया। जब तक क्लान विद्रोह नहीं करता तब तक न्याय के लिए खड़ा होना सही था। फुगाकू क्लान के बीच पहुँचे और जोर से बोले, उचिहा क्लान के लोगों, शिसुई के साथ जो हुआ उसके पीछे दांजो है। उसने उसकी आंख कोटो अमात्सुकामी छीन ली। हम चुप नहीं बैठेंगे। जिनके पास 3 टोमोए शारिंगन है, आगे आए। आज हम जवाब लेने जाएंगे। पूरा माहौल उग्र हो गया और सभी सीधे होकागे कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे। उधर होकागे कार्यालय के अंदर अंधेरे माहौल में हिरुजेन और दांजो आमने सामने बैठे थे। सबसे पहले दांजो बोला, हिरुजेन, शिसुई मर चुका है, उसे झड़ दिया गया था, वह बच नहीं सकता था। हिरुजेन ने भौहें सिकोड़ ली। क्या तुमने उसे मारा? दांजो ने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ, मैं उस पर भरोसा नहीं करता था। मुझे डर था कि वह अपने कोटोआ मात्सुकामी का इस्तेमाल मुझ पर या तुम पर कर सकता है, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। ये सुनते ही हिरुजेन ने जोर से मेज पर हाथ मारा। दांजो, तुम जानते हो एक मांगेक्यो शारिंगन वाला सदस्य उचिहा क्लैन के लिए कितना अहम होता है? उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर अभी उचिहा क्लैन के साथ टकराव शुरू हो गया तो दूसरे गांव जैसे कुमोगाकुरे और इवागाकुरे मौके का फायदा उठाकर हमला कर सकते हैं। दांजो ने धीरे से कहा, हिरुजेन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उचिहा क्लैन पहले जैसा शक्तिशाली होता तो मैं कभी शिसुई के खिलाफ कदम नहीं उठाता। लेकिन अब पूरे क्लैन में सिर्फ फुगाकू के पास ही मांगेक्यो शारिंगन है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? तभी एक आनबु सदस्य अचानक वहाँ प्रकट हुआ। तीसरे होकागे सामा, करीब 20 उचिहा क्लैन के सदस्य होकागे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हिरुजेन ने तुरंत दांजो की तरफ देखा। तुम तो कह रहे थे कि उचिहा क्लैन विद्रोह नहीं करेगा, तो ये 20 लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? आनबु को निर्देश देने के बाद हिरुजेन और दांजो दोनों बाहर आए। होकागे बिल्डिंग के सामने फुगाकू के लीडरशिप में पूरा दल खड़ा था। हिरुजेन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, फुगाकू, अपने लोगों को लेकर वापस जाओ। अगर अभी लौट गए तो मैं आज की बात को यहीं खत्म मान लूंगा। लेकिन फुगाकू एक कदम आगे बढ़े। उनकी आंखों के 3 टोमोए घूमे और सीधे मांगेक्यो शारिंगन में बदल गए। उन्होंने हिरुजेन की बात को नजरअंदाज किया और सीधा दांजो की तरफ देखते हुए बोले, दांजो सामा, क्या आपको नहीं लगता कि आप हद पार कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उचिहा क्लैन इतना कमजोर है कि आप कुछ भी करेंगे और हम चुप रहेंगे? दांजो चुप रहा। तभी हिरुजेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या उचिहा क्लैन अब विद्रोह करने जा रहा है? फुगाकू ने जोर से कहा, हमने अब तक कुछ नहीं किया। लेकिन दांजो ने बिना किसी वजह के शिसुई की आंखें छीन ली और उसे मारने की कोशिश की। हम उचिहा क्लैन ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अचानक दांजो ने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, रूट, बाहर आओ। अगले ही पल चारों तरफ की इमारतों पर नकाब पहने रूट के सदस्य दिखाई देने लगे। फिर उसने आदेश दिया, उचिहा क्लैन पर विद्रोह का शक है, देखते ही मार गिराओ। उसी समय इटाची आगे बढ़ा और बोला, दांजो सामा, आखिर होकागे आप हैं या तीसरे होकागे? दांजो एक पल के लिए चुप हो गया। वास्तव में उसके पास सीधे हमला करने का अधिकार नहीं था। उसने नजर घुमाकर हिरुजेन की तरफ देखा। हिरुजेन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। अगर वह अभी उचिहा क्लैन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो दूसरे गांव इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। जब तक कोई ऐसा तरीका न हो जिसमें नुकसान लगभग शून्य हो और उचिहा क्लैन को पूरी तरह खत्म किया जा सके, तब तक यह कदम खतरनाक था। कुछ देर सोचने के बाद हिरुजेन ने पूछा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? फुगाकू ने सीधे जवाब दिया, बहुत आसान है, दांजो शिसुई की आंखें वापस करे। ये सुनते ही दांजो ने बिना सोचे जवाब दिया, नामुमकिन, ये कभी नहीं होगा। तभी इटाची ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों नामुमकिन? वो आंखें शिसुई की हैं और उचिहा क्लैन की हैं। क्या हमें अपनी ही चीज वापस लेने का भी हक नहीं है? समय बीतता गया और आसपास की छतों पर और भी लोग इकट्ठा होने लगे। वहाँ ह्यूगा कबीले के मुखिया, नारा कबीले के मुखिया, अकिमिची कबीले के मुखिया और ऐसे ही कोनोहा के कई पॉपुलर क्लैन के लीडर्स इकट्ठा हो गए। इस पूरे माहौल को देखकर सब समझ चुके थे कि यह किसी बगावत जैसा मामला है और इसके पीछे की वजह थी दांजो द्वारा उचिहा शिसुई की हत्या करके उसकी आंखें छीन लेना। अब फुगाकू ने ज्यादा बातें करना बेकार समझा। उसके शरीर के आसपास काला चक्रा उभरने लगा। धीरे धीरे वह चक्रा एक हड्डियों का ढांचा बन गया, फिर उस पर मांस चढ़ा और उसके ऊपर काले रंग का टेंगू आर्मर बन गया। आधा शरीर वाला सुसानो प्रकट हो गया। फुगाकू ने सीधे तीसरे होकागे की ओर देखते हुए कहा, हमें सिर्फ उचिहा शिसुई की आंख चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर उचिहा कबीला भी चुप नहीं बैठेगा। उसकी आवाज और सख्त हो गई। हम उचिहा लोग मौत से डरने वाले नहीं हैं और
याद रखिए, अब हमारी नई बेसलैंड ऑफ थंडर के कुमोगाकुरे के पास है। अगर आज मैं यहाँ मारा गया तो जो भी उचिहा बचेगा वो सब कुमोगाकुरे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें अब इस गांव में कोई इंसाफ नहीं दिखता। काला आधा शरीर वाला सुसानो हाथ में बड़ी तलवार लिए खड़ा था। यहाँ तक कि तीसरे होकागे को भी यह स्थिति काफी मुश्किल लग रही थी। उचिहा कबीले की क्षमता वाकई बहुत खतरनाक थी। अब एक तरफ फुगाकू के लीडरशिप में उचिहा कबीला खड़ा था और दूसरी तरफ तीसरे होकागे के लीडरशिप में कोनोहा का उच्च प्रशासन। दोनों पक्ष अंदर ही अंदर जानते थे कि उचिहा कबीले को लंबे समय से दबाया जा रहा था और दांजो की हरकत सिर्फ चिंगारी का काम कर गई। तीसरा होकागे अब फायदे नुकसान का हिसाब लगा रहा था। रूट और आनबू पहले ही उचिहा को चारों तरफ से घेर चुके थे। अगर लड़ाई छिड़ती तो जीत की संभावना ज्यादा थी। वह खुद फुगाकू को संभाल सकता था, लेकिन असली समस्या थी इसके बाद के परिणाम। अगर आज फुगाकू और बाकी लोगों को मार भी दिया जाए तो क्या बचे हुए उचिहा को भी खत्म करना पड़ेगा। और अगर वे पहले ही कुमोगाकुरे भाग गए तो। इसी बीच ह्यूगा हिजाशी ने आगे बढ़कर कहा, होकागे सामा, किसी दूसरे कबीले की केक्केई गेनकाई छीनना बहुत ही गलत और अंधेरा काम है। हम अनुरोध करते हैं कि दांजो तुरंत शिसुई की आंख उचिहा को वापस करें। अब ह्यूगा कबीला कोनोहा का सबसे बड़ा कबीला था और एक कबीले के लीडर के भाई होने के नाते हिजाशी की बात का वजन था। वैसे भी ह्यूगा कबीले को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि कोई उनके ब्याकुगन पर नजर डाले, इसलिए शिसुई की आंख छीनने का दर्द वे अच्छे से समझ सकते थे। ह्यूगा कबीले के इस स्टैंड की वजह से उचिहा के मन में उनके लिए सम्मान पैदा हो गया। यह सुनकर तीसरे होकागे का चेहरा गंभीर हो गया। अगर इस वक्त उचिहा के खिलाफ कदम उठाया गया तो ह्यूगा भी कोनोहा से भरोसा खो सकते थे। काफी सोच विचार के बाद उसने कहा, दांजो, शिसुई की आंख वापस करो। वह इस हालात में उचिहा से सीधी लड़ाई का जोखिम नहीं ले सकता था। अब वह बूढ़ा हो चुका था और पहले जैसी तीखी निर्णायकता नहीं रही थी। यह सुनकर दांजो हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, हिरुजेन, क्या तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने अपनी आंख निकाल कर उचिहा को दे दूं? उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। अभी अभी उसे शिसुई की आंख मिली थी और वह अभी तक कोटोआ मात्सुकामी का इस्तेमाल भी नहीं कर पाया था। अगर कर पाता तो वह पहले ही होकागे की सोच बदलकर उचिहा के खिलाफ आदेश दिलवा देता। तभी फुगाकू ने जोर से कहा, वो शिसुई की आंख है, तुम्हारी कब से हो गई? अब दांजो समझ चुका था कि मामला हाथ से निकल चुका है। उसने अपने दाहिने आंख पर बंधी पट्टी खोली और एक 3 टोमोए वाली शारिंगन आंख निकालकर दूर फेंक दी। फुगाकू ने अपना सुसानो हटा दिया और आंख को पकड़ते हुए कहा, हाँ, यही शिसुई की आंख है। फिर उसने शांत स्वर में कहा, होकागे सामा, दांजो सामा, अब हम उचिहा कोनोहा पुलिस फोर्स वापस जा रहे हैं। इसके बाद पूरा उचिहा कबीला एक साथ वहाँ से निकल गया। ये पहली बार था जब उचिहा कबीले ने कोनोहा के साथ सीधे टकराव में जीत हासिल की थी। और जो व्यक्ति हमेशा समझौता करने में यकीन रखता था वही फुगाकू आज सबसे आगे खड़ा था। ये पहली बार था जब उसने कोनोहा के उच्च अधिकारियों के सामने इतनी सख्ती दिखाई थी और यह आत्मविश्वास उसकी ताकत से आया था। वापस उचिहा कबीले में लौटने के बाद एक डॉक्टर ने आकर फुगाकू से कहा, कबीले के मुखिया शिसुई को होश आ गया है, लेकिन उसके शरीर से जहर अभी तक नहीं निकाला गया है। यह सुनकर फुगाकू ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों?